So good morning, everyone. Till now, we have done 12 questions at 9.1, and today we are going to start with question number 13, right? Your 13th question is, as observed from the top of a 75-meter high lighthouse from the sea level. 75-meter high lighthouse आपका सी में होता है, जो कि शिप्स को देखने के लिए यूज होता है, राइट? उनको रोशनी दिखाने के लिए। अब इस लाइट हाउस के ऊपर से ऑब्जर्व किया है दो शिप्स को, और वो शिप्स जो हैं उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दैट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships. यहाँ से ये लाइट हाउस है और यहाँ से हम देख रहे हैं इस पॉइंट से दो शिप्स, एक शिप इधर है और एक शिप इधर है, राइट? इन दोनों का आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन है 45 डिग्री एंड 30 डिग्री, एंड दे आर सेइंग कि ये जो शिप्स हैं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है लाइट हाउस के. मतलब ऐसा नहीं है कि एक शिप इस साइड है और एक शिप इस साइड है. They are saying both are on the same side of the lighthouse, and their angles of depression are 30 degree and 45 degree. We have to find out the distance between the two ships. मतलब क्या find out करना है? दो ships के बीच का distance कौन सा होगा? According to my figure, what will be the distance between the two ships? base. Base कौन सा base? BD. एक शिप इधर है, एक शिप इधर है, दोनों शिप्स के बीच का डिस्टेंस कितना है? दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट CD. ठीक है, शिप तो इधर है, so you have to find out the distance between the two ships, means we have to find out x. अब इस फिगर को बनाने में मैंने एक गलती की है जिससे आपका आधा नंबर कट सकता है, राइट? अब वो गलती क्या है? आपको गिवन है एंगल ऑफ डिप्रेशन. डिप्रेशन कैसे बनता है, कहाँ बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन? जहां पर ऑब्जर्वर होता है और अगर वो नीचे वाली डायरेक्शन में देख रहा है तो उसके आई लेवल के साथ वो नीचे वाली लाइन जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. ऑब्जर्वर यहाँ पर है, यहाँ से देख रहा है, राइट? और यहाँ पे उसका आई लेवल, उसका हॉरिजॉन्टल ये है, और वो देख इस शिप को रहा है, दैट मींस ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा 30 डिग्री और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है 45 डिग्री, राइट? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर की तरफ होता है क्योंकि जिस चीज को आप देख रहे हो वो नीचे है, राइट? एलिवेशन जब आप ऊपर देख रहे हो तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन है. ये जो मैंने ड्रॉ किए ये एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ कर दिए थे, राइट? बट होंगे ये भी यही के यही, क्योंकि आपका ये देखो ये लाइन ऐसे जा रही है और ये ऐसे आ रही है, दैट मींस ये हमारे कौन से एंगल बन रहे हैं? दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो इक्वल है, राइट? तो अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो गया. आपने ध्यान रखना है जो एंगल जितना स्टैंडिंग लाइन से के पास होगा वो उतना बड़ा होगा, जो इस स्टैंडिंग लाइन से जितना दूर होगा वो उतना छोटा होगा, राइट? फिगर ड्रॉ करते टाइम कई बार हमें पता नहीं लगता, हम यहाँ 30 यहाँ 45 लिख देते हैं और क्वेश्चन सारा का सारा गलत हो जाता है, राइट? सो यू हैव टू टेक केयर, जो एंगल जितना दूर जाता जाएगा वो उतना छोटा, जो जितना इस स्टैंडिंग लाइन के पास होगा वो उतना बड़ा होगा, अगर वो दोनों यहाँ से सेम पॉइंट से हैं तो, राइट? ऐसा नहीं कि ऊपर से एक एंगल यहाँ से बन रहा है एक एंगल यहाँ से बन रहा है तो आप कह दो कि दूर वाला छोटा और दूर वाला जो है वो छोटा होगा, अंदर वाला बड़ा होगा, फिर वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, राइट? चलिए, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. अब यहाँ पर मेरे फिर से दो राइट ट्राइंगल्स बन रहे हैं और वो दो राइट ट्राइंगल्स हैं, वन इज ABC और दूसरा है ABD. ठीक है, टॉक अबाउट द टू ट्राइंगल्स इन ट्राइंगल ABC. अब ABC और ABD की अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ये पूरा बेस होना चाहिए, बट मेरे पास सिर्फ CD है तो ये भी चाहिए, दैट मींस आई विल एज्यूम इट एज y. क्लियर? नाउ अब मैं ABC की बात कर रही हूँ, ये परपेंडिकुलर और ये बेस. परपेंडिकुलर 75, बेस हमारा y है, हाइपोटेन्यूज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, राइट? तो हम रेशियो लगाएंगे परपेंडिकुलर और बेस वाला, और परपेंडिकुलर टेंजेंट. सो इन ट्राइंगल ABC वी आर अप्लाइंग टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 75 and base is y.
छोटे वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। टेंजेंट 45 आपका 1 होता है, y को आपने इधर y is equal to 75. यस, यू विल गेट y इज इक्वल टू 75। ये आपके हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब आ जाओ दूसरी ट्राइंगल पे। द सेकेंड ट्राइंगल इज ABD। In this triangle again we are going to apply the same ratio। टेंजेंट थीटा, इस क्वेश्चन में थीटा इसमें कितना हो गया, इस ट्राइंगल में आपका थीटा हो गया 30 डिग्री। टेंजेंट 30 इज इक्वल टू, फिर से परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 75 एंड द बेस इज BD, और BD आपका किसके इक्वल है, y plus x। सो x plus y, राइट। टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3, राइट। और यहां से हो गया आपका 75/x प्लस y की तो आपने वैल्यू निकाल ली है, तो y की जगह पे हम पुट करते हैं 75। अब ये 75 कैंसिल नहीं कर देना, वो गलत हो जाएगा, राइट। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये x प्लस 75 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज x प्लस 75, दिस इज इक्वल टू √3 इधर गया तो ये हो गया 75/√3, राइट। x की आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है, CD फाइंड आउट करना था, दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करते ही 75 को ले गए हम उधर। जैसे ही उधर जाएगा इट विल बी नेगेटिव, राइट। नाउ यू हैव टू टेक कॉमन 75 फ्रॉम बोथ द टर्म्स। फर्स्ट टर्म में से जब आपका 75 बाहर आया, अंदर रह गया √3, और सेकेंड टर्म में से 75 पूरा का पूरा बाहर आ गया, दैट मीन्स अंदर रह गया 1। ऐसा नहीं है कि सारा 75 बाहर आ गया तो अंदर कुछ नहीं बचेगा, 1 विल बी देयर बिकॉज नेगेटिव साइन। सो दिस इज योर आंसर, राइट। द डिस्टेंस बिटवीन द टू ships will be 75 into √3 minus 1। Clear? So what we have done in the question, ये लाइट हाउस था, you are given 2 ships are there at point C and D। इस पॉइंट से आपने दोनों शिप्स को ऑब्जर्व किया एंड यू आर गेटिंग द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू बी 30 एंड 45। छोटे वाला 30, बड़े वाला 45। अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो गया, और अगर ये 45 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो गया। देन वी आर टेकिंग द 2 राइट ट्राइंगल्स। पहले हमने ये राइट ट्राइंगल लिया है ABC, इसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75/y, परपेंडिकुलर base is equal to tangent 45। tangent 45 is 1 is equal to 75/y। इसको आपने यहाँ शिफ्ट किया, so y is equal to 75। and now next triangle आते हैं, लेते हैं ABD। in this triangle also perpendicular upon base 75/x plus y is equal to, बड़े वाली ट्राइंगल का एंगल है 30, so tangent 30 is equal to 75/x plus y। आपने टेंजेंट 30 की वैल्यू पुट करी 1/√3, 75/x plus 75, इसको कर दोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई, x plus 75 1 से मल्टीप्लाई होके एज इट इज रह गया 75 के साथ √3, 75√3, बट यू वांट द वैल्यू ऑफ x ओनली, तो इस वैल्यू को हम दूसरी तरफ पहुंचाते हैं, इट विल गेट नेगेटिव। इन दोनों में से आपने लिया 75 कॉमन, व्हाट इज लेफ्ट √3, यहाँ से 75 बाहर आया, अंदर रह गया 1, तो आपकी x की वैल्यू मींस द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स इज 75/√3 minus 1। क्लियर? बेटा इस क्वेश्चन में, जिन क्वेश्चंस में आपको √3 √2 आता है, वहां पर अगर आपको क्वेश्चन में √3 की वैल्यू गिवन है तो आप पुट करोगे, नहीं तो √3 को एज इट इज छोड़ना है, आपने कोई वैल्यू पुट नहीं करनी। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए इफ यू वांट टू डू द क्वेश्चन लेटर। और वैसे तो इस टाइम पे समझ लिया करें, and later you try to solve the question yourself. If any problem arise, then you see the screenshot or the video again, right? चलिए, now coming to the next question, question number 14। question number 14 is a 1.2 meter tall girl। कल आपने 1.5 meter tall boy वाला question भी किया था। They are saying the girl is 1.2 meter tall and she spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। ये क्या कर रही है, ये लड़की एक बलून को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है
दक्ष प्लीज। ये एक बलून को देख रही है गर्ल, और जो बलून है वो ग्राउंड से, ये आपका ग्राउंड है, गर्ल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, बलून हाइट फ्रॉम द ग्राउंड इज 88.2 मीटर, राइट। एंड द क्वेश्चन इज दे आर सेइंग अगर वो बलून को देख रही है, द एंगल ऑफ एलिवेशन of the balloon from the eyes of the girl at any instant is 60 degree। जब वो उसको देख रही है किसी टाइम पे, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ जब वो देख रही है तो यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। एलिवेशन फिर से बता रही हूँ कि ये गलती मत करना कि ये 60 डिग्री ले लो, हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है। सो वी विल टेक द हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री। एंड दे आर सेइंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। ये कह रहे हैं बलून हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रहा है, राइट। अब ये एंगल थोड़ी देर बाद 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, दैट मीन्स बलून मूव करता हुआ शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया। अब वो गर्ल की तरफ आएगा या दूर जाएगा, क्वेश्चन ये हो जाता है, ठीक है। हमें कैसे पता चलेगा? दे आर सेइंग द एंगल इज गेटिंग 30 डिग्री, अभी 60 डिग्री एंगल है। 30 डिग्री होने के लिए जो एंगल जितना ज्यादा दूर होता है वो उतना छोटा होता है, जो जितना पास होता है वो उतना बड़ा होता है। अभी आपका 60 है, आपको एंगल 30 चाहिए, 30 करने के लिए आपको दूर तक जाना पड़ेगा। 60 का आधा होगा ना 30, तो इसका हाफ कर दिया आपने, राइट। और बलून आपका अब उसको बलून यहाँ नजर आ रहा है, ये एंगल अब आपका हो गया 30 डिग्री, राइट। एंड अगेन जो बलून है वो तो सीधा सीधा चलता जा रहा है, दैट मीन्स द हाइट ऑफ द बलून इज स्टिल 88.2। यू हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून। कितना डिस्टेंस बलून ने कवर किया, यहां से यहां चला गया, डिस्टेंस कितना हुआ, इस पॉइंट से यहां तक का डिस्टेंस ये बलून ने डिस्टेंस कवर किया, राइट। ये डिस्टेंस कवर किया, या फिर हम कह दें कि डिस्टेंस कवर किया, राइट। सो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून। यस, अब मुझे बता दीजिए फिगर क्लियर हुई है या एक बार दोबारा से फिगर क्लियर नहीं? अरे रिपीट कर दो। ओके, चले सुन लीजिए दोबारा से। They are saying there is a girl who is 1.2 meter tall। जब वो एक बलून को देख रही है, उस बलून की हाइट जमीन से 88.2 मीटर है। इस पॉइंट से जब ये इसको देख रही है तो ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, देखने वाली लाइन, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन है इस टाइम पे इसका 60 डिग्री, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से बनता है, तो हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। नाउ दे आर सेइंग दिस एंगल इज 60 डिग्री। ये बलून उड़ता उड़ता आगे चला गया और एंगल जो था वो 60 की जगह हो गया 30 डिग्री। 30, ये 60 है तो इसका आधा 30 ऐसे आएगा, ठीक है। अब बलून आपका बिल्कुल इसी के सामने यहाँ पहुंच गया, ठीक है। बलून सिर्फ ऐसे जा रहा है, उसकी जमीन से हाइट तो उतनी की होती है, दैट मींस ये वाला जो डिस्टेंस है दिस इज स्टिल 88.2 मीटर, राइट। ये हमारा ग्राउंड है, मैंने ग्राउंड की लाइन कंप्लीट कर दी है so that I can complete my figure. Now I have to find out the distance covered by the balloon. यहाँ से यहाँ चला गया, that means मुझे ये distance find out करना है, ये distance find out करना है, मतलब ये distance find out करना है, right? इसको मैंने assume कर लिया x, और अगर ये distance है तो चाहे मैं इस लाइन को आगे इंक्रीज कर दूं, मैं कह दूं कि ये भी x है? सारे के सारे सेम है, इसके इक्वल ये है, इसके इक्वल ये है, तो अगर ये फाइंड आउट करना है या तो मैं ये फाइंड आउट कर दूं या ये फाइंड आउट कर दूं, बात एक ही है, राइट। तो ये हमारी फिगर ड्रॉ होती है यहाँ से, और इस फिगर को अपनी कन्वीनियंस के लिए अब हम थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ये 1.2 है, तो ये भी हमारा कितना हो गया, ये भी 1.2 हो गया, ठीक है। पूरा है 88.2, 88.2 में से इतना 1.2 है, तो बाकी हमारा रह जाएगा
88.2 minus 1.2 that is 87. ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 88.2 मीटर. सो ये आपका 1.2 और यहाँ से लेकर ऊपर तक आपका रह गया 87 मीटर. ठीक है. अब इस क्वेश्चन की फिगर को मुझे नीचे वाले से नहीं कुछ भी लेना देना, ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे. तो मैं इस फिगर को थोड़ा सा छोटा करके एक बार दोबारा बनाती हूँ. सिर्फ ऊपर ऊपर वाली फिगर. राइट. ये मेरा x है, दिस इज 30 डिग्री और ये बड़े वाला एंगल 60 डिग्री. इधर बलून है, ये है मेरी 87 मीटर. राइट. दिस इज A, B, let this is C, D and this point is E. Now again I have two right triangles here. वो दो right triangles हैं मेरे A, B, E and C, D, E. Right? इन दोनों triangles में अगर ये 87 तो ये भी 87 है. Right? फिर से दोनों में बेस की बात आ रही है. ये आधा बेस दिया हुआ, ये दिया नहीं हुआ, तो इसको भी हम अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं कि ये y है. You will have to draw both the figures for your convenience. पहले ये बनाएंगे फिर ये बनाएंगे. Now we are considering the triangles one by one. We are taking triangle ABE and CDE. पहले मैं ले रही हूँ triangle CDE. पहले छोटे वाली ले लेते हैं. CDE में perpendicular base, फिर से perpendicular upon base तो टेंजेंट थीटा. रिपीट करना एक बार. हाँ जी सुनिए, ये फिगर मैंने सिर्फ इतनी, यही जो फिगर थी मैंने इसमें से नीचे वाला रिमूव कर दिया और ये जो फिगर बची है वो मैंने यहाँ पर बना दी. दिस इज 87. ये 87 ले लिया, ये भी 87 है क्योंकि सारे बिल्कुल इक्वल हैं. सो 87. आपने एंगल्स यहाँ पे आपको गिवन है. छोटे वाला ये 30 डिग्री गिवन था. आपको ये बोला था ना कि ये 60 पे है और फिर इसने 30 डिग्री एंगल कर लिया. सो इसमें आपके पास दो एंगल्स हैं, एक ये छोटा और ये बड़ा. जो छोटा होगा वो 30 होगा, जो बड़ा होगा वो 60 होगा. राइट. नाउ वी हैव टू राइट ट्राइंगल्स. एक तो ये वाला. राइट. एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला. तो हमने एक एक करके दोनों राइट ट्राइंगल्स लेने हैं. ये मुझे फाइंड आउट करना है x, बट बेस में ये भी आ रहा है. मैं आधे से क्या करूंगी, मेरे पास ये भी होना चाहिए सो दैट आई कैन गेट द कंप्लीट बेस. सो इसलिए मैंने इसको एज्यूम कर लिया y. राइट. अब हम आ रहे हैं ट्राइंगल पे. एक एक करके दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे. सबसे पहला ट्राइंगल ले लिया CDE. इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर, ये बेस मुझे फाइंड आउट करना है. दैट मींस फिर से हाइपोटेन्यूज की तो बात ही नहीं हो रही. बात हो रही है सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस की. एंड परपेंडिकुलर और बेस वाला टेंजेंट लेंगे. यस, वी विल अप्लाई टेंजेंट. टेंजेंट कितने डिग्री? इस ट्राइंगल में टेंजेंट कितना डिग्री है? 60 डिग्री. Yes, 60 डिग्री. 60 degree. So tangent 60 is equal to perpendicular is 87 and the base is y. ठीक है. Tangent 60 की आपने वैल्यू पुट करें, कितने आते हैं? √3 is equal to 87 upon y. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. √3y is equal to 87. ठीक है. इसको हम अभी इतना छोड़ रहे हैं. अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट ट्राइंगल पे. ये वाली फिगर मैं इरेज कर रही हूँ so that I can complete the question here. Now I am taking the other triangle in triangle ABE. फिर से कौन सा रेशियो लगेगा? ये परपेंडिकुलर है. टेंजेंट. टेंजेंट angle in this triangle is 30 डिग्री. 30 degree. Tangent 30 degree is equal to perpendicular 87 and the base is x plus y. X plus y. ये पूरा लेना पड़ेगा आपको. x इतना है, y इतना है, so the complete base is x plus y. So we are writing 87 upon x plus y. Right? फिर से tangent 30 की वैल्यू 1 upon √3. This is 1 upon √3. 87 upon x plus y. ठीक है. अब इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई. x plus y is equal to 87 under √3. राइट. मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की
ठीक है, y तो मेरा वैसे ही आ रहा है, मुझे तो ये फाइंड आउट करना था ना कि बलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो मैंने अपनी तरफ से अज्यूम कर लिया था क्योंकि मुझे चाहिए था, उसके बिना मेरा काम नहीं चल रहा। तो नाउ आई विल गेट x इज इक्वल टू 87√3 माइनस y। ठीक है, अब y को यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, y की वैल्यू को, फिर उसको हम वहां पे पुट करते हैं। अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँ? y इज इक्वल टू क्या लिखूँ? 87/√3 87 अपॉन रूट पर √3 नीचे इरेशनल नंबर आ गया डिनोमिनेटर में, फिर क्या करूं? मैम रैशनल कर देंगे, रैशनलाइज रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा? मैम √3 से अंडर रूट 3। चलो मैं यहाँ पे करती हूँ, आई थिंक नीचे ज्यादा विजिबल नहीं होगा, इसमें अभी वैल्यू पुट कर रहे हैं। 87 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 और ये कितना आ गया? 87√3 अपॉन √3 इंटू √3 हो गया 3। ठीक है, 3 से ये कटता तो नहीं है? 87 29√3 आ जाएगा। यस, तो हमारी y की जो वैल्यू है वो आ गई 29√3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को मैं इसमें पुट करती हूँ। ठीक है, इसके बाद आप लोग ये कर लेना, इसके बाद ये वाला स्टेप कर लेना, फिर आप ऊपर से कंटिन्यू करोगे। राइट, सो यू विल गेट, इसके बाद अब ये आएगा, यू विल गेट x इज इक्वल टू 87√3 माइनस y एंड y इज 29√3। क्या करूं? √3 आपने कॉमन ले लिया, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? 87 माइनस 29। 87 माइनस 29 करके बोलो जल्दी से। मैम 58√3 आ जाएगा आंसर। 58√3 38 58 ओके, ठीक है, 58√3 मीटर, दैट मीन्स द बलून हैज कवर्ड द डिस्टेंस 58√3। ठीक है, अब इसमें आपके √3 की वैल्यू तो Yes, नहीं है ma'am. गिवन क्वेश्चन में, √3 इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो आप इस आंसर को एज इट इज छोड़ दोगे। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बलून इज 58√3। क्लियर? Yes, ma'am. चलिए, लेट वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question is a straight highway leads to the foot of the tower. एक हाईवे है जो एक टावर के फुट की तरफ जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स जो हाईवे, जो सड़क बनी हुई है वो कहीं दूर से आ रही है और टावर की तरफ जा रही है। दिस इज द हाईवे। ठीक है, ये एक टावर है एंड A man standing at the top of the tower, यहाँ पे खड़ा हुआ है आदमी इस टावर के टॉप पर, observes a car at an angle of depression of 30 degree which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. ये क्या कर रहा है? एक कार को देख रहा है जो एक फिक्स स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब समझते हो? मतलब उस कार की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम स्पीड चलती जा रही है। राइट, चाहे वो यहाँ पे है तो भी सेम स्पीड है, आगे आगे तो भी सेम स्पीड है, उससे आगे तो भी सेम स्पीड है। राइट, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है। राइट, कार चल रही है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन द मैन ऑब्जर्व्स इज 30 डिग्री। जो यहाँ से आदमी देख रहा है वो एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब मुझे ये बताओ, एंगल कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा या यहाँ बनेगा? नीचे बनेगा या ऊपर बनेगा? ऊपर बनेगा, क्योंकि ऑब्जर्वर जहां होता है एंगल वहीं बनता है, देखने वाला ऊपर है। राइट, सो एंगल बनेगा आपका ऊपर, एंड द एंगल इज गिवन टू यू 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं ये कार 6 सेकेंड्स के बाद थोड़ी आगे चली गई, चलती जा रही है, तो 6 सेकेंड्स के बाद वो यहाँ पहुंच गई। ठीक है, जैसे ये यहाँ पहुंची तो इसका आदमी अभी भी उसको देख रहा है and the angle of depression changes from 30 degree to 60 degree. तो उसका ये जो एंगल था ये 30 की जगह क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। राइट, नाउ अगर ये एंगल 30 है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, एंड इफ दिस एंगल इज 60 डिग्री सो ये एंगल भी आपका क्या हो गया? 60 डिग्री। राइट, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। इस कार ने यहां से यहां तक लिए हैं 6 सेकेंड्स,
यहाँ से यहाँ तक वो कितना टाइम लेगी। अब हमें डिस्टेंस नहीं फाइंड आउट करना है, ये क्वेश्चन से अलग हो गया। हर क्वेश्चन में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना था, बट नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द टाइम। सो आई एम एज्यूमिंग द टाइम टू बी t, राइट। अब मेरे पास फिर से दो राइट ट्राइंगल्स हैं, ए बी सी डी। आई हैव टेकन द नेम्स ऑफ द पॉइंट्स। मेरे पास जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं दे आर ए बी सी एंड ए बी डी। इन दोनों में क्या कॉमन है, कौन सी साइड कॉमन है? ए बी सी और ए बी कॉमन है। तो जो कॉमन साइड होती है हम उसको एज्यूम कर लेते हैं कुछ भी। तो इस क्वेश्चन में ये हाइट ऑफ द टावर है, मैं इसको एज्यूम कर लेती हूँ h, राइट। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, राइट। मुझे कुछ भी नहीं गिवन है, ना ये डिस्टेंस गिवन है ना ये डिस्टेंस गिवन है। हाँ, क्वेश्चन में एक चीज गिवन है कि जो कार है उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है, राइट। तो मैं एज्यूम कर रही हूँ अब स्पीड। लेट स्पीड ऑफ कार इज x। ये सेकंड्स में गिवन है, ठीक है, टाइम सेकंड्स में है, तो मैं इसको किलोमीटर पर आवर लेने की जगह मैं ले लेती हूँ मीटर पर सेकंड, ताकि मेरी यूनिट सेम रहे, मुझे चेंज ना करनी पड़े। तो आई हैव टेकन द स्पीड एज x मीटर पर सेकंड। नाउ डी से सी की बात करते हैं। मुझे डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल में तो डिस्टेंस से काम चलेगा, ना टाइम से काम चलेगा ना स्पीड से काम चलेगा, राइट। तो सी डी के लिए मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, राइट। सो माय फॉर्मूला इज स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। CD के लिए स्पीड कितनी है x, और C से D तक, D से C तक जाने के लिए टाइम कितना लग रहा है 6 सेकेंड्स। तो टाइम की जगह आपने पुट कर दिया 6। तो CD आपकी किसके इक्वल हो गई 6x। दैट मींस ये तो आ गया 6x, राइट। अब बात करते हैं BC की। BC का फॉर्मूला फिर से लगाते हैं, फिर से मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो फिर से वही फॉर्मूला स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है। अब स्पीड तो मेरी वही की वही है, चाहे कार यहाँ से यहाँ जाए चाहे यहाँ से यहाँ जाए, स्पीड इज सेम। सो आई एम टेकिंग अगेन द स्पीड एज x, और यहाँ से यहाँ तक मैंने जो टाइम फाइंड आउट करना है उसको मैंने अज्यूम किया है t। तो मैं यहाँ टाइम की जगह पुट कर रही हूँ t, राइट। तो मेरा BC की वैल्यू आ गई xt, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वैल्यू xt हो गई। इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हो गया? यस मैम, यस मैम। ओके, चलो अब चलते हैं अपने मेरे को वापस रिपीट करना। हाँ जी, सुनिए, मेरे को इन्होंने कहा है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में 6 सेकेंड्स लगते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा मुझे वो फाइंड आउट करना है, राइट। अब टाइम की बात हो रही है, यहाँ भी टाइम गिवन है, यहाँ भी टाइम गिवन है। मैं इसको इरेज करती हूँ एक बार। मुझे ये गिवन है कि यहाँ से यहाँ तक D से C तक जाने में उसको 6 सेकेंड्स लगे। 6 सेकेंड में उसका एंगल 30 से 60 हो गया। ये कार यहाँ से फुट ऑफ द टावर तक कितनी देर में पहुंचेगी, मुझे टाइम फाइंड आउट करना है। मैंने टाइम एज्यूम कर लिया t। मेरे पास डिस्टेंस नहीं है, बट क्वेश्चन में ये गिवन है जो कार है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे स्पीड से भी कुछ ना कुछ करना है, मुझे उसका भी यूज करना है, राइट। सो आई एम कंसीडरिंग द स्पीड ऑफ द कार टू बी x मीटर पर सेकेंड। ये जो कार है ये x मीटर पर सेकेंड से चल रही है, चाहे वो यहाँ से यहाँ जा रही है चाहे वो यहाँ से यहाँ जा रही है, स्पीड उसकी x ही रहेगी, राइट। अब जब ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करने हैं तो मुझे तो डिस्टेंस चाहिए, ना मुझे स्पीड चाहिए ना मुझे टाइम चाहिए, राइट। तो आई एम फाइंडिंग आउट द वैल्यू ऑफ DC। डिस्टेंस का फॉर्मूला आपका स्पीड मल्टीप्लाइड टाइम। जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो आपका टाइम है 6, स्पीड तो आपने फिक्स ले ली x है, तो CD की आपकी वैल्यू हो गई 6x, राइट। फिर आप चले C से B की तरफ। C से B की तरफ जाने में भी फॉर्मूला आपका स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। स्पीड आपने x ले रखी है, सो x एज इट इज। टाइम हमने कहा कि इसको t सेकेंड्स लग रहे हैं, तो हमने टाइम की जगह t पुट कर दिया। तो मेरे पास BC की वैल्यू आ गई x इंटू t, राइट। अब ये हो गया xt और ये हो गया मेरा 6x। ये जो मैंने फाइंड आउट की है वैल्यूज वो मैंने यहाँ लिख दी, राइट। अब हम चलते हैं सेम प्रोसीजर पे जो हमने अभी तक अप्लाई किया। मैं इसको इरेज कर रही हूँ,
right? If you have to take the screenshot, please. Okay. मुझे t की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना टाइम लगा, सो आई विल कॉन्सेंट्रेट ऑन t. मेरे को ये पता है कि मेरे पास जब फिगर है तो मुझे राइट ट्रायंगल्स लेने हैं. कॉम्प्लिकेटेड फिगर है तो राइट ट्रायंगल्स मुझे 2 लेने पड़ेंगे. एक तो मेरा ट्रायंगल हो गया ABC, थोड़ी सी स्पीड से करते हैं. रनिंग परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा. तो h अपॉन बेस हो गया xt इज इक्वल टू टेंजेंट 60, और टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3. दिस इज इक्वल टू h अपॉन xt. दैट मीन्स h इज इक्वल टू √3. इसको आपने इधर पहुंचा दिया xt. इक्वेशन हमारी आ गई 1. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल ABD. ABD में फिर से टेंजेंट लगाते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर इज h और बेस कितना हो गया 6x प्लस 6x plus xd. सारा कुछ मिला दिया हमने. 6x प्लस xt और इज इक्वल टू टेंजेंट कितने डिग्री, बड़े वाली ट्रायंगल में 30, सो टेंजेंट 30 डिग्री. नाउ h की आपने ये वैल्यू निकाल रखी है √3xt, तो h की जगह पे मैं पुट कर रही हूँ √3xt, और नीचे मैंने t कॉमन निकाल दिया यहाँ से दोनों में से, और अंदर x कॉमन निकाल दिया. इसमें भी x था, इसमें भी x था, तो कॉमन निकल गया, तो यहाँ बचा 6 प्लस x कॉमन निकला तो यहाँ बचा t. और सामने क्या है टेंजेंट 30. टेंजेंट 30 इज 1 अपॉन √3. x से x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. और आपके पास जो रह गया दैट इज, इरेज कर रही हूँ फिगर, मुझे सिर्फ t फाइंड आउट करना है, मैं उसी पे फोकस करूंगी. सो √3 इधर आ गया, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3. 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, और इधर रह गया t 3t. और जब ये इधर चला गया तो क्या आएगा 6 प्लस t. ठीक है. अब t वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ, t की वैल्यू फाइंड आउट कर लो. मुझे भी t ही चाहिए था. सो जैसे ही वो t को 3 आएगी 3. यस 6 और 3t माइनस t 2t इज इक्वल टू 6. सो t इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, दैट इज 3 सेकेंड्स. दैट मीन्स जो कार थी उसको फुट ऑफ द टावर तक पहुंचने के लिए कितने टाइम लगा 3 seconds. राइट, टेक द स्क्रीनशॉट. टाइम इज रनिंग. We are at the end of the session. I hope the questions are clear to you. Only one is left that we will do tomorrow. Yes, ma'am. हाँ जी, चलिए. Let we end the session then. Tomorrow we will continue with the last question of the exercise. Thank you and have a Okay, nice day. ma'am.